दोस्तों, आज आप सुनेंगे सर आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास द हाउंड ऑफ बास्करविल का चौथा भाग। मेरी निजी डायरी का वो अंश जिस पर पिछला अध्याय आधारित है, मेरी कहानी को 18 अक्टूबर तक ले आता है, जब ये विचित्र घटनाएं तेजी से अपने दुखद अंत की ओर बढ़ रही थीं। अगले कुछ दिनों की घटनाएं हमेशा के लिए मेरी यादों में छप चुकी थीं और मैं बगैर अपनी डायरी का सहारा लिए हर बात बता सकता था। तो फिर मैं उस दिन से शुरू करता हूँ जब मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। एक तो ये कि मिसेस लॉरा लियोन्स ने सर चार्ल्स बास्करविल को खत लिखा था और उसे उसी वक्त उसी जगह मिलना तय किया था जहां उसकी मौत हुई थी। और दूसरी बात ये थी कि बियाबान में छिपता फिर रहा आदमी पत्थरों की झोपड़ियों के बीच रह रहा था। इन दो जानकारियों के बाद मुझे लगा कि या तो मेरी होशियारी में कमी है या फिर मेरे साहस में, अगर मैं इन अंधेरी जगहों के बारे में और कुछ भी नहीं बता पाता हूँ। डॉक्टर मॉर्टिमर उस रात बहुत देर तक सर हेनरी के साथ ताश खेलता रहा था और इसीलिए मैं सर हेनरी को नहीं बता पाया था कि शाम को मुझे मिसेस लियोन्स के बारे में क्या पता चला था। लेकिन नाश्ते पर मैंने उसे बताया कि मुझे क्या बात मालूम पड़ी थी और मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या वो मेरे साथ कुम्बे ट्रेसी चलने की हिम्मत करेगा। पहले तो वो मेरे साथ आने को बड़ा उतावला हुआ, पर बाद में हम दोनों ने फैसला किया कि मेरा अकेले जाना ही ज्यादा ठीक रहेगा। अगर हम इस मुलाकात को जितना ज्यादा औपचारिक बना देंगे, हमें उतनी ही कम जानकारी मिल पाएगी। इसलिए मैं सर हेनरी को घर पर ही छोड़ गया, हालांकि मुझे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था। जब मैं कुम्बे ट्रेसी पहुंचा तो मैंने परकिंस से घोड़े को बांधने को कहा और उस महिला के बारे में पूछताछ की जिसके बारे में पता लगाने मैं वहां आया था। उसका ठिकाना ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो एक अच्छे खासे घर में रहती थी। एक नौकरानी ने मुझे सादे तरीके से अंदर का रास्ता दिखाया और जब मैं सिटिंग रूम में दाखिल हुआ, एक रेमिंगटन टाइपराइटर के सामने एक औरत बैठी थी जो मुझे देखते ही एक मोहक मुस्कान के साथ मेरे स्वागत में उठ खड़ी हुई। पर जब उसने देखा कि मैं एक अजनबी हूँ तो उसका चेहरा उतर गया और वो फिर से बैठ गई और उसने मेरे आने की वजह पूछी। मिसेस लियोन्स को देखते ही सबसे पहले मेरा ध्यान उसकी बेइंतहा खूबसूरती पर गया। उसके बाल और आंखें दोनों ही बादामी रंग के थे और उसके गालों पर बड़ी ही प्यारी गुलाबी रंगत थी। पहले तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी, पर फिर मुझे उसके चेहरे में कुछ कमियां दिखाई दी। उसके चेहरे में कुछ गड़बड़ थी। भाव में नजाकत नहीं थी, कुछ कठोरता थी। शायद उसकी आंखों में होंठ लटके हुए थे जिससे उसे खूबसूरत नहीं कहा जा सकता था। लेकिन ये सारे ख्याल मेरे मन में बाद में आए। फिलहाल तो मुझे ये मालूम था कि मैं एक बहुत खूबसूरत महिला के सामने खड़ा था और वो मुझसे मेरे आने की वजह पूछ रही थी। उस पल तक मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मेरा ये काम कितना नाजुक था। मैंने उससे कहा, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। ये बड़ा ही बेकार सा परिचय था और उस औरत ने मुझे ये बात महसूस भी करवा दी। उसने कहा, मेरे पिता और मेरे बीच कुछ भी आम नहीं है। उन्हें मुझसे कुछ लेना देना नहीं है और उनके दोस्त मेरे दोस्त नहीं है। अगर सर चार्ल्स बास्करविल और कुछ दूसरे दयालु लोग नहीं होते तो मैं तो भूखी मर जाती। मेरे पिता को तो मेरी फिक्र ही नहीं थी। मैं सर चार्ल्स बास्करविल के संबंध में ही तुमसे मिलने आया हूँ, मैंने उससे कहा। वो मेरा चेहरा ताकती रही। टाइपराइटर के स्टॉप से खेलती हुई वो बोली, उसके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ? तुम उसे जानती थी, ये बात ठीक है ना? मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं उसकी रहमदिली के लिए उसकी शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी परेशानियों को देखकर उसने मेरी पूरी सहायता की थी। क्या तुम उसे खत लिखती थी? मैंने पूछा। उसने जल्दी से ऊपर की ओर देखा। उसकी बादामी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उसने सख्ती से पूछा, इन सवालों का क्या मतलब है? इन सवालों का मतलब ये है कि बदनामी से बचा जा सके। ये बेहतर है कि मैं ऐसे सवाल यहीं इसी जगह पूछ लूं, इससे पहले कि बात मेरे हाथ से निकल जाए। वो चुप हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आखिर में उसने लापरवाही के अंदाज में चेहरा ऊपर उठाया। ठीक है, मैं जवाब दूंगी। पूछो क्या पूछना चाहते हो। क्या तुम सर चार्ल्स को खत लिखती थी? एक या दो बार मैंने जरूर उसे खत लिखे थे, वो भी उसकी शराफत और नेकदिली का शुक्रिया अदा करने के लिए। क्या तुम्हें उन खतों की तारीखें याद हैं? नहीं।
क्या तुम कभी उससे मिली हो? हाँ, 1 या 2 बार जब वो कुंबे ट्रेसी आया था। वो ज्यादा मिलनसार नहीं था और अच्छाई के काम भी चुपचाप करता था। लेकिन अगर तुम उससे कभी कभी ही मिलती थीं और कभी कभी ही खत लिखती थीं, तो उसे तुम्हारे बारे में कैसे मालूम पड़ा कि वो तुम्हारी मदद कर सके? मेरी उलझन को सुलझाने के लिए वो फौरन तैयार हो गई। उसने कहा, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी परेशानियों के बारे में मालूम था और उन्होंने मिलकर मेरी मदद करने का फैसला किया था। उनमें से एक मेरा पड़ोसी और सर चार्ल्स का करीबी दोस्त मिस्टर स्टेपल्टन भी है। वो बहुत बड़े दिल वाला है। सर चार्ल्स को उसी से मेरे बारे में पता चला था। मुझे ये बात पहले से ही मालूम थी कि सर चार्ल्स बास्करविल ने कई मौकों पर स्टेपल्टन को अपना राजदार बनाया था। इसलिए इस औरत की ये बात मुझे सच लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी सर चार्ल्स को खत लिखकर मिलने के लिए बुलाया था? मिसेस लियोन्स फिर से गुस्से से तमतमा उठी। ये तो सचमुच बहुत ही घटिया सवाल है। माफ कीजिए, लेकिन मुझे ये पूछना ही होगा। तो फिर मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। सर चार्ल्स की मौत वाले दिन भी नहीं? पल भर में ही उसके चेहरे की लाली गायब हो गई और उस पर मुर्दनी छा गई। उसके सूखे होठों पर न मैंने देख तो लिया पर सुन नहीं पाया। मैंने उससे कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त तुम्हारा साथ नहीं दे रही। मैं उसका एक अंश सुना भी सकता हूँ। उसमें लिखा था, प्लीज प्लीज अगर तुम जेंटलमैन हो तो ये खत जला देना और 10 बजे तक गेट पर आ जाना। एक बार के लिए मुझे लगा कि वो बेहोश होने वाली है, लेकिन उसने बहुत कोशिश करके अपने आप को संभाल लिया। हांफते हुए उसके मुंह से निकला, क्या जेंटलमैन जैसी कोई चीज नहीं बची? तुम सर चार्ल्स के साथ नाइंसाफी कर रही हो। उसने खत जला दिया था, लेकिन कभी कभी जलने के बाद भी खत को पढ़ा जा सकता है। तो यानी अब तुम मानती हो कि वो खत तुम ही ने लिखा था? उसने शब्दों के बहाव में अपनी सारी संवेदनाएं उंडेल दी। हाँ, मैंने ही लिखा था। मैं क्यों इनकार करूं? मुझे उससे शर्मिंदा क्यों होना चाहिए? मैं चाहती थी कि वो मेरी मदद करे। मुझे लग रहा था कि अगर मेरी उससे मुलाकात हो जाए तो मैं उससे मदद मांग सकती हूँ, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए कहा था। लेकिन इतनी रात गए क्यों? क्योंकि उसी दिन मैंने सुना था कि वो अगले ही दिन लंदन जाने वाला है और शायद कुछ महीने तक वहीं रहेगा। कई वजहों से मैं इससे जल्दी नहीं जा सकती थी। लेकिन घर पर ना मिलकर बगीचे में क्यों मिलना चाहती थी तुम? तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी औरत किसी कुंवारे पुरुष के घर रात के उस वक्त अकेले जा सकती है? चलो, तुम्हारी बात मान ली। ये बताओ, जब तुम वहां पहुंची तब क्या हुआ? मैं वहां गई ही नहीं। क्या? नहीं, मैं वहां जाने वाली थी, लेकिन कोई ऐसी रुकावट आ गई कि मैं जा नहीं पाई। और वो रुकावट क्या थी? वो एक निजी मामला है, वो मैं नहीं बता सकती। तो यानी तुम मानती हो कि तुमने सर चार्ल्स से मुलाकात का वक्त तय किया था, ठीक उसी जगह और उसी वक्त जब उसकी मौत हुई थी? जी हाँ, ये सच है। मैंने बार बार उससे कई तरह घुमा फिराकर सवाल किए, लेकिन इस मुद्दे के आगे बात बढ़ ही नहीं पाई। इस लंबी और अनिर्णायक मुलाकात के बाद उठते हुए मैंने कहा, मिसेस लियोन्स, सारी बातें ना बताकर तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी ले रही हो और अपनी पोजीशन खराब भी कर रही हो। अगर मैं अभी पुलिस को बुला लूं तो तुम्हें पता चलेगा कि शक की सुई किस तरह तुम्हारी तरफ इशारा कर रही है। अगर तुम निर्दोष हो तो पहले तुमने सर चार्ल्स को उस दिन खत लिखने की बात से इनकार क्यों किया था? क्योंकि मुझे लगा कि इससे बात का बतंगड़ बन जाएगा और नाहक मेरी बदनामी होगी। और तुमने इस बात पर जोर क्यों दिया था कि उस खत को जला दिया जाए? अगर तुमने खत पढ़ा है तो तुम्हें मालूम ही होगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने पूरा खत पढ़ा था। तुमने उसका एक हिस्सा मुंह जबानी मुझे सुनाया था। वो तो मैंने सिर्फ आखिरी भाग सुनाया था। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, पूरा खत जला हुआ था और पढ़ा नहीं जा सकता था। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ कि तुमने सर चार्ल्स को इतना जोर देकर ये क्यों कहा था कि उस खत को जला दिया जाए, जो उसे उसकी मौत वाले दिन मिला था? मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत ही निजी मामला है। तब तो तुम्हें अदालत के सामने जरूर पेश करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर तुमने मेरी दुख भरी कहानी सुनी है तो तुम्हें मालूम होगा कि मैंने जल्दबाजी में शादी की थी और उसके लिए मुझे बाद में बहुत पछताना पड़ा। हाँ, मैंने ये सब सुना है, मैंने कहा।
जिस पति से मैं नफरत करती हूँ वो मेरे पीछे पड़ा है, कानून उसके पक्ष में है, और हर रोज मुझे ये खतरा रहता है कि मुझे उसके साथ रहने को मजबूर होना पड़ेगा। जब मैंने सर चार्ल्स को खत लिखा था, उसी वक्त मुझे पता चला था कि मैं अगर कुछ रकम खर्च कर सकूं तो इस मुसीबत से छुटकारा पा सकती हूँ। ये बात मेरे लिए बहुत महत्व रखती थी। दिमागी सुकून, खुशी, आत्मसम्मान, सब कुछ। मैं सर चार्ल्स की नेकदिली के बारे में जानती थी, और मैंने सोचा कि अगर वो मेरे ही मुंह से मेरी कहानी सुनेगा तो जरूर मेरी मदद करेगा। तो फिर तुम वहां गई क्यों नहीं? क्योंकि इस बीच मुझे कहीं और से मदद मिल गई थी। तो तुमने सर चार्ल्स को खत लिखकर ये बात क्यों नहीं बताई? मैं ऐसा जरूर करती अगर अगली सुबह के अखबार में उसकी मौत की खबर नहीं छपी होती। उसकी एक एक बात में सच्चाई झलक रही थी, और मेरे सवालों के बावजूद वो मुझे गलत नहीं लगी। अब मुझे यही पता करना था कि क्या उसने सचमुच ही उस वक्त अपने पति के खिलाफ तलाक की कार्रवाई शुरू की थी या नहीं। अगर वो बास्करविल हॉल गई थी तो वो ऐसा नहीं कह सकती थी कि वो नहीं गई थी, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उसे खच्चर गाड़ी की जरूरत पड़ती, और वो सुबह तड़के से पहले कुम्बे ट्रेसी नहीं पहुंच सकती थी। उसकी यात्रा राज नहीं रह सकती थी। इसलिए संभावना यही थी कि वो पूरा सच या कम से कम आधा सच तो बोल ही रही थी। मेरे सामने फिर से वही मोटी दीवार खड़ी थी, जो हर उस रास्ते पर आ खड़ी होती जिस पर चलकर मैं अपनी समस्या का हल निकालने की कोशिश करता। पर फिर भी जितना ही मैं उस औरत का चेहरा और उसके भावों को याद करता, उतना ही मुझे लगता कि मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। वो इतनी सफेद क्यों पड़ गई थी? उसने क्यों तब तक बात को छिपाने की कोशिश की जब तक वो मजबूर नहीं हो गई? घटना के बाद वो चुप क्यों रही? बात सिर्फ इतनी नहीं थी जितनी उसने बताई थी। लेकिन इस वक्त मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ा सका, और अगले सुराग की ओर ध्यान देने लगा जो पत्थर की झोपड़ियों के बीच छिपा हुआ था। ये भी काफी पेचीदा काम था, क्योंकि हर पहाड़ पर अनगिनत झोपड़ियां बनी हुई थीं। बैरीमोर ने सिर्फ इतना इशारा किया था कि वो अजनबी किसी झोपड़ी में रहता है, और बियाबान में तो दूर दूर तक ऐसी अनेकों झोपड़ियां फैली हुई थीं। लेकिन मेरा अनुभव ही मुझे रास्ता दिखाने वाला गाइड था, क्योंकि मैंने काले पहाड़ की चोटी पर उस आदमी को खड़ा देखा था। इसलिए मेरी खोज उसी के इर्द गिर्द होगी। वहां मैं हर झोपड़ी की तलाशी तब तक लूंगा जब तक मुझे सही झोपड़ी नहीं मिल जाती। अगर वो किसी झोपड़ी के अंदर मिल गया तो मैं उसी के मुंह से उगलवाऊंगा, चाहे मुझे रिवॉल्वर की नोक के बल पर ही ये काम क्यों ना करना पड़े। मैं उससे पूछूंगा कि वो कौन है और इतने दिनों से वहां क्यों छिपा हुआ है। वो रीजेंट स्ट्रीट की भीड़ में भले ही खो सकता है, लेकिन इस बियाबान के सन्नाटे में नहीं। दूसरी तरफ अगर मुझे झोपड़ी मिल जाती है और वो उसमें नहीं मिलता, तो मैं उसी में बैठकर उसके लौटने का इंतजार करूंगा, चाहे मुझे कितनी ही देर इंतजार क्यों ना करना पड़े। होम्स को लंदन में उसने ऐसा कहा था कि अगर मैं उसको पकड़ पाऊं तो ये मेरी बड़ी जीत होगी। इस जांच में मैंने बार बार धोखा भी खाया, पर अब आखिर में ये अच्छी खबर देने वाला कोई और नहीं, मिस्टर फ्रैंकलैंड था, जो तमतमाए चेहरे के साथ अपने गेट पर खड़ा था, जो उसी सड़क पर खुलता था जहां से मैं गुजर रहा था। उसने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में कहा, गुड डे वॉटसन, अपने घोड़ों को थोड़ा आराम दे दो और अंदर आकर एक गिलास ठंडा पीकर मुझे बधाई दो। मैं उसके प्रति दोस्ताना रवैया कतई महसूस नहीं कर रहा था, खासकर जब से मैंने उसके अपनी बेटी के प्रति रवैये के बारे में सुना था। लेकिन मैं परकिंस और घोड़ा गाड़ी को वापस भेजना चाहता था, और ये उसके लिए अच्छा मौका था। मैं गाड़ी से उतर गया और मैंने सर हेनरी को संदेशा भेजा कि मैं डिनर के समय तक लौट आऊंगा। फिर मैं फ्रैंकलैंड के पीछे उसके ड्राइंग रूम में चला गया। वो हंसता हुआ बोला, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। मुझे 2 कामयाबियां मिली हैं। एक तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कानून कानून है, और यहाँ एक ऐसा आदमी है जो कानून की रक्षा करने से डरता नहीं है। मैंने बूढ़े मिडल्टन के पार्क के बीच से उसके सामने के दरवाजे के कुछ ही दूरी पर आने जाने के रास्ते की इजाजत ले ली है। जरा सोचो, हम इन अमीरों को सिखाएंगे कि वो आम आदमी के हकों को कुचल नहीं सकते, और मैंने वो जंगल बंद करवा दिया है जहां फ्रेनवर्थी के लोग पिकनिक किया करते थे। ये दुष्ट लोग सोचते हैं कि जायदाद पर हक नहीं होता, और जहां भी उनका दिल करे वो अपने अखबारों और बोतलों के साथ धावा बोल सकते हैं। दोनों केसों के फैसले आ गए हैं डॉक्टर वॉटसन, और दोनों मेरे पक्ष में है।
सर जॉन मोरलैंड को घुसपैठ करने की वजह से मैंने उसे जेल भिजवा दिया था और उस दिन के बाद मुझे आज इतनी खुशी मिली है। ये सब कैसे किया तुमने? मैंने उकताए स्वर में पूछा। किताबों में देखो, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मुझे $200 तो खर्च करने पड़े, लेकिन फैसला मेरे हक में हुआ था। उससे तुम्हें कुछ फायदा हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे नाज है कि मेरा उस केस में कोई निजी फायदा नहीं था। मैं तो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ। जैसे मुझे पूरा यकीन है कि आज रात फ्रेंडवर्थी के लोग मेरा पुतला जलाएंगे। जब उन्होंने पिछली बार ऐसा किया था, तभी मैंने पुलिस से कहा था कि इतनी शर्मनाक नुमाइश बंद की जानी चाहिए। इस इलाके की पुलिस की हालत बड़ी ही खराब है और मुझे अभी तक वो मदद नहीं मिली जिसका मैं हकदार हूँ। फ्रैंकलैंड बनाम रेजिना के केस से सारी बातें लोगों के सामने आ जाएंगी। मैंने उनसे कहा था कि किसी दिन उनको अपने किए पर पछतावा होगा, और मेरी बात सच हो गई। वो कैसे? मैंने पूछा। बूढ़े आदमी ने बड़ी ही समझदारी से सिर हिलाया। क्योंकि जो बात वो जानना चाहते हैं मैं उनको बता सकता था, लेकिन उन नालायकों की मैं कोई भी मदद नहीं करना चाहता था। पहले मैं इस बेकार की बातचीत से बच निकलने का कोई उपाय ढूंढ रहा था, लेकिन अब मैं पूरी बात सुनना चाह रहा था। मैं इस बूढ़े को अच्छी तरह जानता था कि अगर मैंने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई तो वो मुझे कभी पूरी बात नहीं बताएगा। अनमनापन दिखाते हुए मैंने कहा, गैर कानूनी ढंग से जानवरों के शिकार का मामला होगा। हाँ हाँ, इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी मसला है जी। अच्छा, बियाबान वाले मुजरिम का क्या हुआ? मैं चौंक पड़ा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम जानते हो वो कहाँ है? मैं ये नहीं कह सकता कि इस वक्त वो कहाँ होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे पकड़ने में पुलिस की मदद कर सकता हूँ। क्या ये बात तुम लोगों को कभी नहीं सूझी कि उसे पकड़ने का सबसे आसान तरीका है ये पता करना कि उसे खाना कौन देता है, और इस तरह मुजरिम को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि वो सच के बिल्कुल करीब आ पहुंचा था। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता कि वो यहीं बियाबान में आसपास ही है? मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से उस तक खाना पहुंचाने वाले को देखा है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल बैरीमोर के लिए सहानुभूति से भर गया। हर एक के काम में टांग अड़ाने वाले इस खूसट बुढ़े के शिकंजे में पड़ना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। पर उसने इसके बाद जो कहा, उसे सुनकर मेरे सिर से एक भारी बोझ उतर गया। तुमको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बच्चा उसे खाना पहुंचाने जाता है। मैं छत पर टेलीस्कोप से रोज उसे देखता हूँ। वो रोजाना ठीक उसी समय रास्ते से गुजरता है, और वो मुजरिम के सिवा और किसके पास जाता होगा? पर मैंने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक बच्चा। बैरीमोर ने कहा था कि उस अजनबी के लिए खाना एक बच्चा पहुंचाता है। अगर मुझे ये सारी बात पता चल जाती तो मेरी मशक्कत काफी कम हो जाती, लेकिन मुझे दिलचस्पी नहीं दिखानी थी। यही मेरी तरकीब थी। मैंने लापरवाही दिखाते हुए कहा, मुझे तो लगता है वो किसी चरवाहे का बेटा होगा जो अपने पिता के लिए खाना ले जाता होगा। उसकी बात का हल्का सा विरोध करते ही बूढ़ा जैसे आग उगलने लगा। उसने गुस्से से मुझे देखा और उसकी मूंछों के बाल किसी गुस्सैल बिल्ले की तरह खड़े हो गए। बियाबान की ओर इशारा करते हुए वो बोला, क्यों नहीं, उधर वो काला पहाड़ देख रहे हो? उसके पीछे कंटीली झाड़ी वाला छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है। वो पूरे बियाबान में सबसे पथरीला इलाका है। उस जगह कोई चरवाहा जाएगा भला? तुम बिल्कुल बेकार की बात कर रहे हो वॉटसन। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने तो यूं ही बोल दिया था। मेरी इस बात से खुश होकर वो दूसरी जानकारियां देने लगा। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि कोई भी धारणा बनाने से पहले मैं बहुत सोच विचार करता हूँ। पोटली संभाले उस लड़के को मैंने कई बार देखा है, रोजाना, बल्कि कई बार तो दिन में 2 बार भी। लेकिन एक मिनट ठहरो डॉक्टर वॉटसन, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या उस पहाड़ी पर कुछ हलचल सी हो रही है? वो कई किलोमीटर की दूरी पर था, पर फिर भी मुझे एक छोटा सा काला धब्बा वहां की हरियाली के बीच नजर आ रहा था। ऊपर की ओर भागते हुए फ्रैंकलैंड जोश से चिल्लाया, आओ जल्दी मेरे साथ आओ। तुम अपनी आंखों से देखना और फिर खुद ही फैसला करना। वहां एक तिपाई पर एक बड़ा सा टेलीस्कोप टिका था। फ्रैंकलैंड ने उसके ऊपर आंख टिकाई और संतोष की सांस ली। जल्दी करो डॉक्टर वॉटसन, कहीं वो आंखों से ओझल ना हो जाए।
वाकई वहां पर एक छोटा सा लड़का कंधे पर एक पोटली रखे धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा था। जब वो ऊपर पहुंचा तो पल भर के लिए मैंने उसको नीले आकाश के नीचे देखा। उसने अपने चारों ओर देखा, मानो उसे पकड़े जाने का डर हो, और फिर वो गायब हो गया। देखा, मैं ठीक कह रहा था ना? हाँ बिल्कुल, ये लड़का तो वाकई कोई राज का काम कर रहा है, मैंने कहा। और ये राज का काम क्या हो सकता है, ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बताने वाला। और तुमको भी कसम है डॉक्टर वॉटसन, जो तुमने किसी को कुछ भी बताया, एक शब्द भी। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैंने कहा। उन्होंने मेरे साथ बहुत ही शर्मनाक बर्ताव किया है। जब फ्रैंकलैंड बनाम रेजिना की हकीकत सामने आएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। किसी भी हाल में मैं पुलिस की मदद नहीं करूंगा। वे लोग तो मेरा पुतला ही नहीं, मुझे भी जला डालते। मैं और कुछ देर तक बैठा उसका ये फालतू प्रलाप सुनता रहा और फिर घर जाने के लिए निकल पड़ा। जब तक वो मुझे देखता रहा मैं सड़क पर ही रहा, और फिर मैं बियाबान में उस पथरीले पहाड़ की ओर निकल गया जहां पर वो लड़का गायब हुआ था। सारी बातें मेरे हक में हो रही थीं और मैंने सोच लिया था कि मैं आलस्य के कारण ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा जो मेरी मेहनत ने मेरे सामने पेश किया था। जब मैं पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो सूरज करीब करीब डूब चुका था। मेरे नीचे के लंबे ढलान एक तरफ सुनहरे थे और दूसरी तरफ उनके ऊपर कालीमा छाने लगी थी। दूर क्षितिज में कोहरा सा फैला था जिसमें से अलग अलग पहाड़ों की तरह की आकृतियां नजर आ रही थी। पूरे बियाबान के फैलाव में ना कोई आवाज थी, न जरा सी भी हलचल। एक बड़ी सी काली चिड़िया नीले आसमान में उड़ रही थी। आसमान और उसके नीचे फैले रेगिस्तान के बीच ये चिड़िया और मैं, सिर्फ दो ही जीवित प्राणी नजर आ रहे थे। बंजर नजारा और अकेलेपन का एहसास, राज और मेरे मिशन की नजाकत मेरे सीने में एक अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। वो लड़का कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, पर मेरे नीचे पहाड़ी के बीच पत्थर की झोपड़ियों के बीच में एक झोपड़ी ऐसी थी जिसकी छत अभी भी उसे खराब मौसम से बचा सकती थी। उसको देखते ही मेरा दिल उछल पड़ा। जरूर वो अजनबी इसी झोपड़ी में छिपा होगा। आखिरकार मैं उसकी जगह तक पहुंच ही गया था, यानी उसका राज अब मेरी मुट्ठी में था। जैसे ही मैं उस झोपड़ी के करीब पहुंचा, बिल्कुल स्टेपल्टन की तरह दबे पांव, तो मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कोई रहता है। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक रास्ता सा बना हुआ था। ये रास्ता एक गुफा तक जाता था। अंदर एकदम सन्नाटा था। अजनबी या तो यहीं छिपा था या बियाबान में नजरें गड़ाए होगा। रोमांच का एहसास मेरी रग रग में दौड़ रहा था। अपनी सिगरेट फेंक कर मैंने अपनी रिवॉल्वर तान ली और तेजी से उस जगह जा पहुंचा। मैंने अंदर झांका, अंदर कोई नहीं था, लेकिन ऐसे कई संकेत थे जिनसे मैं जान गया कि मैं गलत रास्ते पर नहीं था। यही वो जगह थी जहां वो आदमी रहता था। पॉलीथिन में लिपटे कुछ कंबल उसी पत्थर पर रखे थे जहां पुराने समय के लोग सोया करते थे। एक घटिया सी अंगीठी में आग की राख पड़ी थी। उसके पास ही खाना पकाने के कुछ बर्तन और आधी बाल्टी पानी रखा था। खाली टिनों का ढेर देखकर मैं समझ गया कि वहां काफी समय से कोई रह रहा था। और जब मेरी आंखों को अंधेरे की आदत पड़ गई तो मैंने कोने में पानी पीने का छोटा सा गिलास और स्पिरिट से आधी भरी बोतल भी देखी। झोपड़ी के बीचों बीच एक चपटे पत्थर से मेज का काम लिया जा रहा था और उस पर कपड़ों का एक बंडल रखा था। ये शायद वही था जिसे मैंने लड़के के कंधे पर टेलीस्कोप से देखा था। उसमें खाने का सामान था। उसको देखने के बाद जब मैंने उसे वापस रखा तो कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ देखकर मेरा दिल उछल पड़ा। उसे उठाकर मैंने पेंसिल से जल्दी में लिखा गया एक नोट पढ़ा और उसे पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया। उस पर लिखा था, डॉक्टर वॉटसन, कुम्बे ट्रेसी गया है। एक पल के लिए कागज को हाथ में लिए मैं सोचता रहा कि इस संदेश का क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो रहस्यमयी आदमी सर हेनरी का नहीं बल्कि मेरा पीछा कर रहा था। उसने खुद मेरा पीछा नहीं किया बल्कि किसी एजेंट को, शायद उस लड़के को मेरे पीछे लगा रखा था। ये उसी की रिपोर्ट थी। शायद मेरा कोई भी कदम ऐसा नहीं था जो उसने देखा ना हो। वहां पर हमें हमेशा लगता रहता था कि कोई अदृश्य ताकत हमारे इर्द गिर्द बड़ी चालाकी से जाल बुन रही है, और अब जाकर मुझे समझ में आया कि हम वाकई में उस जाल में उलझ गए हैं। अगर एक सुराग दिखाई दिया है तो और भी होंगे, इसलिए मैंने ढूंढने के लिए झोपड़ी में इधर उधर देखा, पर ऐसी कोई भी चीज दिखाई नहीं दी।
ना ही मुझे उस आदमी के बारे में कोई और जानकारी मिल पाई जो यहाँ रहता था। बस यही समझ में आया कि उसकी रोजमर्रा की जरूरतें बहुत ही कम थीं। जब मैंने बारिश और छत की दरार के बारे में सोचा तो समझ गया कि उस मुश्किल जगह में रहने के पीछे उसके लिए उसका मकसद कितना अहम था। क्या वो हमारा जानी दुश्मन था या हमारी रक्षा करने वाला कोई फरिश्ता? मुझे लगा कि बिना सच जाने मुझे यहां से नहीं जाना चाहिए। बाहर सूरज डूबता जा रहा था और पश्चिम लाल और सुनहरा होकर चमक रहा था। इस आसमान की परछाई बियाबान में इधर उधर फैले अनेक तालाबों में पड़ रही थी। दूसरी तरफ बेस्करविल हॉल की दोनों मीनारें थी और वहीं कहीं आसमान में धुआं उठ रहा था जिससे ग्रिम्पेन गांव का पता चल रहा था। इन दोनों के बीच में पहाड़ के पीछे स्टेपल्टन का घर था। शाम की सुनहरी रोशनी में सब तरफ शांति छाई हुई थी और जब मैंने उस ओर देखा तो मेरे दिल में प्रकृति की ये शांति और सुकून बिल्कुल भी असर नहीं कर पा रहे थे, बल्कि मेरे मन में उस मुलाकात के बारे में सोच सोच कर दहशत हो रही थी जो अब किसी भी पल हो सकती थी। मन में घबराहट लिए लेकिन मजबूत निश्चय के साथ मैं झोपड़ी के एक अंधेरे कोने में जा बैठा और उसके उस निवासी के आने का इंतजार करने लगा। और फिर काफी देर बाद आखिर में मैंने उसे आते हुए सुना। दूर कहीं पत्थर पर बूटों की आवाज आई जो धीरे धीरे पास आती गई। मैं अपने अंधेरे कोने में थोड़ा और सिमट गया और जेब से निकालकर रिवॉल्वर तान ली। मैं ये फैसला करके बैठा था कि जब तक उस अजनबी को ठीक से नहीं देख लूंगा तब तक उसके सामने नहीं आऊंगा। एक लंबी चुप्पी से मुझे अंदाजा लगा कि वो रुक गया है। फिर कुछ देर बाद उसके कदम फिर से झोपड़ी की ओर बढ़े और झोपड़ी के सामने एक छाया आ खड़ी हुई। एक जानी पहचानी आवाज ने मुझे कहा, बड़ी सुंदर शाम है माय डियर वॉटसन। मैं सोचता हूँ कि अंदर से ज्यादा तुम्हें बाहर आराम मिलेगा। एक पल तो मैं सांस रोके बैठा रहा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब मेरे होश और सांस वापस लौटे तो उसी पल मेरे दिल पर से जिम्मेदारी का भारी बोझ उतर गया। वो ठंडी काटने वाली कटाक्ष करती आवाज पूरी दुनिया में एक ही शख्स की हो सकती थी। होम्स, ये तुम हो? मैं जोर से चिल्लाया। बाहर आ जाओ और प्लीज रिवॉल्वर ध्यान से रखना, वो अपने चिरपरिचित अंदाज में बोला। मैं बाहर निकला और वो वहीं एक पत्थर पर बैठा मुझे मिला। मेरी हैरानी पर उसकी आंखें हंस रही थीं। वो काफी कमजोर और थका हुआ लग रहा था लेकिन एकदम चौकन्ना। उसका चेहरा धूप से भुन गया था। अपने ट्वीड सूट और कपड़े के कैप से वो टूरिस्ट जैसा लग रहा था और बिल्ली जैसी सफाई पसंदगी होने की वजह से उसकी ठुड्डी और कपड़े इतने साफ थे मानो वो बेकर स्ट्रीट में ही हो। मुझे जिंदगी में किसी को भी देखकर इतनी ज्यादा खुशी पहले कभी नहीं हुई। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, है ना कितनी हैरानी की बात? क्यों? हाँ बिल्कुल, मुझे मानना ही पड़ेगा, मैंने कहा। ये आश्चर्य सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी हुआ था। मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि तुमने मेरा ठिकाना ढूंढ लिया है और तुम उसके अंदर मौजूद हो। ये बात मुझे अभी अभी पता चली जब मैं यहाँ से 30 कदम की दूरी पर था। मेरे पैरों के निशानों को देखकर? मैंने पूछा। नहीं वॉटसन, मुझे तुम्हारे पैरों के निशानों की पहचान नहीं है। अगर तुम वाकई मुझे धोखे में रखना चाहो तो तुम्हें अपनी तंबाकू की दुकान बदलनी होगी, क्योंकि जब भी मैं ब्रैडली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की सिगरेट का टुकड़ा देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि मेरा दोस्त वॉटसन यहीं कहीं आसपास है। तुमको वो टुकड़ा रास्ते में पड़ा मिलेगा जहां तुमने उसे फेंका था, झोपड़ी में दाखिल होने से कुछ देर पहले। हाँ बिल्कुल, मैंने उसे वहीं फेंका था, मैंने कहा। और क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ इसलिए मुझे ये भी समझ में आ गया था कि तुम रिवॉल्वर हाथ में लिए झोपड़ी में छिपे बैठे होगे। तुमने सचमुच ये समझा था कि मैं ही असली मुजरिम हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, पक्के तौर पर नहीं। मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम कौन हो। मैं पता करना चाहता था कि तुम वाकई कोई मुजरिम हो या दोस्त। बहुत बढ़िया वॉटसन। और तुमने मुझे कहाँ देख लिया? शायद उस रात जब मैं अपनी बेवकूफी में चांद की रोशनी में आकर खड़ा हो गया था, है ना? हाँ, मैंने तभी तुम्हें देखा था। और यहां तक आने से पहले तुमने सारी झोपड़ियां छान ली थी? नहीं, तुम्हारे छोटे लड़के को देख लिया गया था और उसी के पीछे मैं यहां तक आ गया। ओ समझा, वो टेलीस्कोप वाला बूढ़ा। बेशक उसी का काम है ये। मैंने जब उसके लेंस पर रोशनी देखी थी तब मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी। वो उठा और उसने झोपड़ी में झांका।
हाँ हाँ, कार्टराइट कुछ सामान ले आया है। ये कागज कैसा है? ओह, तो तुम कुम्बे ट्रेसी गए थे, है ना? हाँ। मिसेस लॉरा लियोन्स से मिलने? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हम दोनों ही एक सी खोजबीन कर रहे हैं और जब हम एक दूसरे की रिपोर्ट देखेंगे तो हमें केस की काफी अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी, होम्स ने कहा। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारे आ जाने से कितना खुश हूं। ये जिम्मेदारी और ये रहस्य मेरे दिल पर बोझ बढ़ाते ही जा रहे थे। पर अब ये बताओ कि तुम यहाँ आए कैसे? मैं तो सोच रहा था कि तुम बेकर स्ट्रीट में हो। वो तो मैं चाहता था कि तुम ऐसा ही सोचो। तो इसका मतलब तुम मुझसे काम तो लेते हो लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैंने थोड़ी कड़वाहट से कहा। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, होम्स। माय डियर वॉटसन, इस केस में और दूसरे केसों में भी तुम्हारी मदद हमेशा मेरे लिए बेशकीमती रही है और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो मैं माफी चाहता हूँ। सच तो ये है कि मैंने ऐसा तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। मुझे इस बात का पूरा अंदाज था कि तुम कितने बड़े खतरे में हो, इसलिए मैं खुद ही यहाँ चला आया। अगर मैं सर हेनरी और तुम्हारे साथ होता तो मेरा भी वही नजरिया बनता जो तुम्हारा है और फिर मेरी मौजूदगी से हमारे दुश्मन चौकन्ने हो जाते। यहाँ रहकर मुझे जितनी जानकारियां मिली हैं उतनी हॉल में रहकर कभी नहीं मिलती और किसी को मेरे बारे में मालूम भी नहीं है। सही वक्त आने पर मैं पूरे जोर के साथ अपना वार करूंगा। लेकिन मुझे अंधेरे में रखने की क्या वजह थी? मुझे तो बता ही सकते थे। तुम जानते हो कि उससे हमें कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि लोगों को मेरे बारे में पता चल जाता। तुम शायद मुझे कुछ बताना चाहते या मेरे लिए आराम का कोई सामान लाना चाहते और फिर हम खतरे में पड़ जाते। मैं अपने साथ कार्टराइट को लेकर आया था। याद है वो छोटा सा लड़का जो एक्सप्रेस ऑफिस में काम करता था? उसी ने मेरी छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखा है। खाने का सामान और साफ कपड़े, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? तो इसका मतलब मेरी सारी मेहनत और सारी रिपोर्टें बेकार हो गईं। अपनी मेहनत के बारे में सोचकर ही मेरी आवाज कांप गई। होम्स ने अपनी जेब से कागजों का एक बड़ा सा बंडल निकाला। ये रही तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स और ये सभी बहुत ही बढ़िया हैं। तुमने जिस समझदारी और लगन से इस मुश्किल केस को संभाला है उसके लिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, होम्स ने कहा। मैं अब भी उसकी धोखेबाजी से नाराज था, लेकिन उसकी तारीफों की गर्माहट से मेरा गुस्सा काफूर हो गया। मेरा दिल भी कह रहा था कि उसने सही किया था और यही बेहतर था कि उसकी मौजूदगी के बारे में मुझे भी मालूम ना हो। मेरे चेहरे से गुस्से को गायब होते देख वो बोला, अब ठीक है, और अब ये बताओ कि मिसेस लॉरा लियोन्स से मुलाकात का क्या नतीजा रहा? मेरे लिए ये अंदाज लगाना मुश्किल नहीं था कि तुम उसी से मिलने गए होंगे, क्योंकि कुम्बे ट्रेसी में एक वही है जो हमारे किसी काम आ सकती है। अगर आज तुम वहां नहीं गए होते तो कल मैं जाता। सूरज डूब चुका था और बियाबान में शाम ढल गई थी। हवा एकदम सर्द हो गई थी और गर्माहट के लिए हम झोपड़ी में चले गए। वहां बैठकर मैंने होम्स को उस औरत के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। उसको सारी बात में इतनी दिलचस्पी हुई कि मुझे कई बातों को दोहराना पड़ा। मेरी बात खत्म होने पर वो बोला, यही सबसे जरूरी बात है। इस पेचीदा मामले की यही कड़ी जुड़ नहीं पा रही थी। शायद तुम्हें मालूम है कि इस महिला और स्टेपल्टन में बहुत करीबी है। नहीं, मुझे इस करीबी के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैंने कहा। इस बात के बारे में तो कोई शक ही नहीं है। वे आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। अब हमारे हाथ में मजबूत हथियार आ गया है। अगर इससे हम उसकी बीवी के मन में अलगाव पैदा कर सकें। उसकी बीवी? मैं इस वक्त तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी ही दे रहा हूं। जो औरत अपने आप को मिस स्टेपल्टन कहती है वो असल में उसकी बीवी है। ये तो बड़ी ही अजीब बात है, होम्स। तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो? तो उसने सर हेनरी को उससे मोहब्बत कैसे करने दी? सर हेनरी के उससे मोहब्बत करने से सर हेनरी के सिवा और किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सर हेनरी उससे कोई संबंध ना बना सके, जैसा तुमने खुद ही देख लिया। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो उसकी बहन नहीं, उसकी बीवी है। लेकिन इतने बड़े धोखे का कारण क्या है? क्योंकि वो ये समझ गया था कि अपनी बीवी को गैर शादीशुदा दिखलाकर वो उससे ज्यादा फायदा उठा सकता है। अचानक शक के सैलाब ने मुझे घेर लिया और मैं स्टेपल्टन के बारे में सोचने लगा। तितली का जाल लिए और स्ट्रॉ वाला हैट पहने उस नीरस बदरंग आदमी में मैं एक दुष्ट आत्मा को देखने लगा।
मुस्कुराते चेहरे और खूनी इरादे वाला मक्कार और धूर्त। तो फिर क्या वही हमारा दुश्मन है? क्या उसी ने लंदन में हमारा पीछा किया था? मैंने पूछा। पहेली का यही जवाब मुझे भी सूझा था। और वो चेतावनी उसकी बीवी की ओर से दी गई थी। बिल्कुल। इतने समय से मुझे परेशान करने वाली खौफनाक पहेली अब इस शैतान के रूप में सुलझ रही थी। पर क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है होम्स? तुम्हें कैसे पता कि वो औरत इसकी पत्नी है? क्योंकि जब वो पहली बार तुमसे मिला था तो अनजाने में उसने अपने बारे में एक सच्ची बात बता दी थी, और मैं जानता हूं कि इस बात का उसे बाद में बहुत पछतावा हुआ होगा। किसी समय उत्तरी इंग्लैंड के किसी स्कूल में वो मास्टर था। किसी भी आदमी का पता लगाने के लिए एजेंसियां होती हैं। थोड़ी सी खोजबीन से मुझे पता चल गया कि किसी भयानक हादसे की वजह से एक स्कूल बदनाम हो गया था, और जिसका वो स्कूल था वो अपनी बीवी के साथ फरार हो गया था। उस स्कूल मास्टर का नाम अलग था, लेकिन हुलिया इससे मेल खाता है। जब मुझे ये पता चला कि उस फरार आदमी को कीड़े मकोड़ों यानी जूलॉजी में दिलचस्पी है, तो मैं सारी बात फौरन समझ गया कि यही वो आदमी है। अंधेरा कम होता जा रहा था, पर अभी भी परछाइयों में बहुत से राज छिपे हुए थे। मैंने कुछ सोचते हुए पूछा, अगर वो औरत वाकई इसकी पत्नी है तो मिसेस लॉरा लियोन्स कहां से आ टपकी? इस बात की जानकारी तुमसे ही मिली है। उस औरत के साथ हुई तुम्हारी मुलाकात से सारी कहानी काफी हद तक साफ हो गई है। मुझे नहीं मालूम था कि उसका अपने पति से तलाक होने जा रहा है। वो सोच रही थी क्योंकि स्टेपल्टन कुंवारा है तो वो आसानी से उसकी पत्नी बन सकती है। और जब ये सच उसके सामने आएगा तब क्या होगा? मैंने पूछा। उस वक्त ये औरत हमारे काम आएगी। हमारा सबसे पहला काम होगा उससे मिलना। हम दोनों को कल ही उससे मिलना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता वॉटसन कि तुम बैस्करविल हॉल से काफी देर से निकले हुए हो और इस वक्त तुम्हें सर हेनरी के पास होना चाहिए? पश्चिम में लालिमा की आखिरी लकीरें भी धुंधली हो चुकी थीं और बियाबान में अब पूरी तरह अंधेरा छा गया था। काले आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे। उठते हुए मैंने पूछा, एक आखिरी सवाल होम्स। तुम्हारे और मेरे बीच कोई छिपाव नहीं है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस सब का क्या मतलब है? वो चाहता क्या है? होम्स ने जवाब देते समय अपनी आवाज एकदम धीमी कर ली। ये कत्ल है वॉटसन, बेरहमी से किया गया सोचा समझा कत्ल। अब इससे आगे मुझसे और कुछ मत पूछना। मेरा शिकंजा उस पर कसता जा रहा है जैसे उसका सर हेनरी पर, और तुम्हारी मदद से वो मेरे कब्जे में है। बस एक ही खतरा हमारे सामने है, कहीं वो हमारे वार से पहले वार ना कर दे। एक आध दिन में मैं पूरी गुत्थी सुलझा लूंगा, मेरा केस सुलझ जाएगा। पर तब तक तुम सर हेनरी का पूरा ध्यान रखना। जैसे माँ बीमार बच्चे की देखभाल करती है, ठीक उसी तरह तुम उसकी देखभाल करना। तुमने यहाँ आकर वैसे तो ठीक किया, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे ये क्या है? उसी पल एक भयानक चीख, दहशत की एक लंबी चीख बियाबान के सन्नाटे में गूंज उठी। उस चीख को सुनकर मेरी नसों में खून जैसे जम गया। अरे ये क्या हो गया? इसका क्या मतलब है? होम्स उछलकर खड़ा हो गया और मैंने उसके बलिष्ठ शरीर को झोंपड़ी के दरवाजे पर देखा। उसके कंधे झुके हुए थे और सिर आगे को था। वो अंधेरे में झांक कर देख रहा था। वो जल्दी से फुसफुसाया, श्श। चीख बहुत तेज थी, लेकिन वो अंधेरे मैदान में कहीं दूर से आई थी। अब वो हमारे कानों के पास और भी करीब, तेज और छटपटाती हुई जैसे फट पड़ी। होम्स ने धीरे से मुझसे पूछा, वो कहाँ है? और उसकी आवाज से मैं समझ गया कि वो लोहे जैसा आदमी भी अंदर तक हिल गया है। कहाँ है वॉटसन? मैंने अंधेरे की ओर इशारा किया। शायद वहां। नहीं, वहां। वो तड़पती चीख फिर से सुनसान रात में गूंज उठी, इस बार पहले से भी करीब और पहले से भी तेज। और फिर इसके साथ एक और आवाज घुल गई, गहरी, लयबद्ध, लेकिन डरावनी, समुद्र की लहरों की तरह। होम्स जोर से चिल्लाया, शिकारी कुत्ता, चलो वॉटसन चलो, हमें देर ना हो गई हो। वो तेजी से बियाबान में दौड़ने लगा और मैं उसके पीछे पीछे। लेकिन अब हमारे ठीक सामने से एक आखिरी दर्द भरी चीख उठी और फिर किसी के गिरने की आवाज। हम ठिठक कर वहीं रुक गए और सुनने लगे। उस सुनसान रात की गहरी चुप्पी तोड़ने के लिए इसके बाद और कोई आवाज नहीं आई। मैंने होम्स को पागलों की तरह सिर पीटते देखा।
उसने जमीन पर पैर भी पटके। उसने हमें मात दे दी, हमें बहुत देर हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा। मैं भी कितना बेवकूफ हूं जो अपने हाथ बांधकर बैठा रहा, और तुम वॉटसन, देखा उसे छोड़ने का नतीजा। मैं वादा करता हूं कि अगर कोई अनहोनी हो गई है तो भी मैं उसका बदला जरूर लूंगा। हम अंधेरे में भागते रहे, पत्थरों से टकराते, कटीली झाड़ियों से गुजरते, पहाड़ियों पर हांफते, चढ़ते और उतरते उस दिशा की तरफ जहां से वो भयानक आवाजें आ रही थीं। होम्स बीच बीच में अपने चारों ओर देख लेता था, लेकिन बियाबान में कोई हलचल नहीं थी। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं। पर अरे, ये क्या है? हमारे कानों में कराहने की आवाज आई। वो हमारे बाएं ओर से आ रही थी। उस तरफ पथरीली चट्टान के ऊपर एक बड़ी चट्टान थी। वहां कोई चीज पड़ी हुई थी। जब हम उसकी ओर दौड़े तो हमें सारी बात समझ में आई। वहां पर एक आदमी मुंह के बल गिरा पड़ा था। उसके कंधे और शरीर इस तरह गोलाकार थे मानो कलाबाजी खाने वाला हो। ये सब इतना अजीबोगरीब लग रहा था कि मैं एक पल को भी समझ नहीं पाया कि वो उसके प्राण निकलने की कराहट थी। ना कोई फुसफुसाहट, ना कोई आवाज उसके मुंह से आ रही थी जिसके पास हम खड़े थे। होम्स ने जब उसके शरीर को हिलाया डुलाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। जो माचिस की तीली उसने जलाई थी वो मृतक की देह पर रोशनी बिखेर रही थी, और उसी रोशनी में हमने वो देखा जिसे देखकर हम थर्रा उठे। वो सर हेनरी बेस्करविल का शव था। हम उस लाल रंग के ट्वीड सूट को हरगिज नहीं भूल सकते थे जो उसने उस दिन सुबह पहना था जब हम पहली बार मिले थे। हमने उस पर भरपूर नजर डाली और उसके साथ ही हमारी सारी उम्मीद भी खत्म हो गई। होम्स का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मैं मुट्ठी भींचकर चिल्ला पड़ा, दुष्ट, दुष्ट! ओ होम्स, उसे अकेला छोड़ने के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमसे ज्यादा गलती मेरी है वॉटसन। अपना केस पूरा करने के लालच में मैंने इसकी जान खतरे में डाल दी। ये मेरे करियर को सबसे बड़ा धक्का लगा है। लेकिन मैं ये बात कैसे जान सकता था? मैं कैसे जानता कि मेरे बार बार चेतावनी देने के बाद भी वो अकेला इस बियाबान में आने की हिम्मत करेगा? हमने उसकी चीखें सुनी, पर फिर भी उसे बचा नहीं सके। वो दुष्ट कुत्ता कहाँ है जो इसकी मौत की वजह बना? क्या पता वो अब भी किसी चट्टान के पीछे छिपा बैठा हो। और स्टेपल्टन, वो कहाँ है आखिर? उसको इस बात का जवाब देना ही होगा। वो देगा, उसे देना ही होगा। 2 लोगों का कत्ल हो गया। एक की मौत किसी ऐसे दरिंदे को देखते ही हो गई जो प्रेतात्मा जैसा लग रहा था, और दूसरा उसे देखते ही बदहवास होकर भागा और मर गया। पर अब हमें देखना है कि उस आदमी और उस दरिंदे कुत्ते के बीच क्या रिश्ता है। हमने सिर्फ सुना ही है, देखा कुछ नहीं है। सर हेनरी तो गिरने से मरा है, ऐसा ही लगेगा। लेकिन मैं कसम खाता हूं कि चाहे वो कितना भी चालाक हो, कल तक मैं उसे अपने शिकंजे में लेकर ही रहूंगा। हम बड़े ही कड़वे और दुखी मन से उस क्षत विक्षत लाश के पास खड़े रहे। हमें अचानक हुए इस हादसे पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। हमारी पूरी मेहनत पर जैसे पानी फिर गया था। फिर जब चांद निकल आया तो हम उस चट्टान के ऊपर चढ़े जहां से हमारा दोस्त नीचे गिरा था, और इस चोटी से हमने बियाबान का जायजा लिया जहां मौत का सन्नाटा फैला था। बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर, ग्रिम्पेन की दिशा में एक पीली रोशनी जल रही थी। वो सिर्फ स्टेपल्टन के घर से ही आ सकती थी। मैंने उस ओर मुट्ठियां लहराई। क्यों ना हम अभी जाकर उसे धर दबोचें। हमारा केस अभी पूरा नहीं हुआ है वॉटसन। ये आदमी बहुत ही चालाक और चौकन्ना है। जो हम जानते हैं, हमें उसका सबूत भी देना होगा। हमारी एक गलत चाल से वो फिर से चकमा देकर निकल सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने पूछा। कल हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होगा। आज की रात तो हम अपने दोस्त की मौत पर सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। हम दोनों साथ साथ उस खतरनाक ढलान से उतरे और शव तक पहुंचे। उस तुड़े मुड़े शरीर को कितना कष्ट हुआ होगा, ये सोचकर ही मेरी आंखें भर आईं। हमें मदद लेनी होगी होम्स। हम दोनों इसे हॉल तक उठाकर नहीं ले जा सकेंगे। बोलते बोलते मैं अचानक चौंक पड़ा। होम्स, तुम पागल हो गए हो क्या? होम्स चिल्लाकर शव पर झुक गया था, और अब वो नाच रहा था, हंस रहा था, और बड़ी ही खुशी से अपने हाथ मल रहा था। मुझे एक बारगी यकीन नहीं हुआ। क्या ये मेरा दोस्त होम्स था? उसके ऐसे पहलू से तो मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। होम्स एक बार फिर हंसा और जोर से चिल्लाया,
दाढ़ी, दाढ़ी वॉटसन, इस आदमी की दाढ़ी है। दाढ़ी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये सर हेनरी नहीं है, ये तो मेरा पड़ोसी मुलजिम है। उसके शब्द सुनते ही मैंने अपने शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति महसूस की। हमने बेहद फुर्ती से शव को पलटा और ठंडे चमकते चांद की रोशनी में उसकी खून से सनी दाढ़ी देखी। उसका चेहरा देखकर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। ये वही चेहरा था जो मोमबत्ती की रोशनी में मुझे चट्टान के पीछे से झांकता दिखाई दिया था। ये चेहरा सेल्डन का था। फिर एक ही पल में सब कुछ साफ हो गया। मुझे याद आया कि सर हेनरी ने मुझे बताया था कि उसने सारे कपड़े बैरीमोर को दे दिए थे। बैरीमोर ने सेल्डन को दिए थे कि उसे भागने में आसानी हो। बूट, शर्ट, कैप, वो सारे कपड़े सर हेनरी के थे। हादसा अब भी दर्दनाक तो था, लेकिन देश के कानून के मुताबिक ये आदमी मौत की सजा का हकदार था। मैंने यही बात होम्स से कही और उस वक्त मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था। इसका मतलब कि ये कपड़े ही इसकी मौत की वजह बने, होम्स बोला। जाहिर है कि शिकारी कुत्ते को सर हेनरी की कोई चीज सुंघाई गई है, शायद होटल से गुम हुए जूते, और इसीलिए वो इस आदमी पर झपट पड़ा। लेकिन एक बात अजीब है, सेल्डन को अंधेरे में ये कैसे पता चला कि शिकारी कुत्ता उसका पीछा कर रहा है? हो सकता है उसे सुनाई दिया हो, मैंने कहा। बियाबान में कुत्ते की आवाज सुनकर इतना शातिर मुलजिम इतना डर गया कि वो पकड़े जाने का डर छोड़कर जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी चीखों से पता चल रहा है कि गिरने से काफी देर पहले उसे ये पता चल गया था कि कुत्ता उसके पीछे है। उसे पता कैसे चला? और इसके अलावा मेरे लिए ये भी बड़े रहस्य की बात है कि इस कुत्ते को आज रात खुला क्यों छोड़ा गया। मुझे नहीं लगता कि वो अक्सर बियाबान में घूमता होगा। स्टेपल्टन को अगर पूरा भरोसा नहीं होता कि सर हेनरी वहां आने वाला है, तो वो कुत्ते को कभी खुला नहीं छोड़ता। वो सब तो ठीक है, मैंने कहा, लेकिन अब इस बेचारे की लाश का क्या करें? इसे कौवों और लोमड़ियों के हवाले तो नहीं छोड़ सकते। मेरे ख्याल से इसे किसी झोपड़ी में रख देते हैं और फिर पुलिस को इत्तला कर देंगे, होम्स ने कहा। चलो हम दोनों मिलकर इसे वहां पहुंचा देते हैं। अरे अरे वॉटसन, ये क्या? ये सामने से कौन आ रहा है? ओहो, ये तो स्टेपल्टन है। अपने शक को बिल्कुल भी जाहिर मत करना, एक शब्द भी नहीं, वरना मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चांदनी की रोशनी में वो सामने से आता हुआ हमें साफ नजर आ रहा था। हमें देखकर वो एक पल के लिए ठिठका, फिर आगे बढ़ा आया। अरे डॉक्टर वॉटसन, ये तुम ही हो ना? इस जगह तुम्हारे मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अरे अरे ये क्या हुआ? क्या किसी को चोट लग गई है? ओहो, कहीं ये हमारा दोस्त सर हेनरी तो नहीं? वो जल्दी से आगे बढ़ा और शव पर झुका। मैंने उसके मुंह से एक हल्की आह सुनी और सिगार उसके हाथ से छूट गया। वो हकलाते हुए बोला, ये कौन है? ये सेल्डन है, प्रिंस टाउन से भागा हुआ कैदी, मैंने कहा। स्टेपल्टन का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से उसने अपनी निराशा को छुपा लिया। उसने तीखी नजरों से होम्स को देखा, फिर मुझे। ओहो, कितनी भयानक मौत! ये मरा कैसे? शायद इन चट्टानों से गिरकर इसकी गर्दन टूट गई। मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ घूम रहा था कि तभी मुझे चीख सुनाई दी, मैंने कहा। हाँ, मैंने भी चीख सुनी, इसलिए मैं बाहर आया। मुझे सर हेनरी की बहुत फिक्र हो रही थी। सर हेनरी की ही क्यों? पूछे बिना मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि मैंने उसे अपने घर बुलाया था। जब वो नहीं आया तो मुझे हैरानी हुई, और फिर जब बियाबान में मैंने चीखें सुनी तो मुझे उसकी खैरियत की बहुत फिक्र हो गई। फिर उसकी आंखें मेरे चेहरे से हटकर होम्स पर जा टिकी। क्या तुमने चीखों के अलावा भी कुछ सुना था? नहीं तो, होम्स ने कहा। और तुमने? नहीं तो, लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? किस तरह की आवाज? तुमने यहाँ के लोगों के मुंह से उस दरिंदे कुत्ते के बारे में तो सुना ही होगा। रात के वक्त उसकी आवाज अक्सर सुनाई पड़ती है। मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा कोई सबूत होगा कि आज रात भी उसकी आवाज आई हो। हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, मैंने कहा। और तुम्हें क्या लगता है, इस बेचारे की मौत की क्या वजह होगी? स्टेपल्टन ने मुझसे पूछा। इस बात में तो कोई शक नहीं कि यह घबराहट की वजह से बेतहाशा भाग रहा था, और उसी वक्त यहां से गिरकर इसकी गर्दन टूट गई होगी। स्टेपल्टन ने राहत भरी गहरी सांस ली और फिर बोला, हाँ हाँ, यही लगता है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, शर्लॉक होम्स? हाँ, मैं भी अपने दोस्त के तर्क से सहमत हूँ।
कल मैं बहुत ही दुखद यादें लेकर लंदन वापस जाऊंगा, होम्स ने कहा। तो तुम कल ही लंदन लौट रहे हो? हाँ, इरादा तो यही है, होम्स ने कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे आने से उन सारी घटनाओं से पर्दा उठ गया होगा जो हमें परेशान कर रही हैं, स्टेपल्टन ने पूछा। होम्स ने कंधे उचकाए। हमेशा उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलती। किसी भी जांचकर्ता को सबूत जुटाने होते हैं। अफवाहों और सुनी सुनाई बातों से काम नहीं चलता। इस केस में हमें कामयाबी नहीं मिली, होम्स ने कहा। वो बड़ी ही उदासीनता से ये सब बता रहा था। स्टेपल्टन अब भी उसे पैनी नजरों से देख रहा था। फिर वो मेरी ओर मुड़ा। मैं तो कहना चाह रहा था कि इसे उठाकर मेरे यहाँ ले चलो, लेकिन मेरी बहन इतना डर जाएगी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मेरे ख्याल से अगर इसका चेहरा ढककर इसे छोड़ दें तो सुबह पुलिस अपने आप आकर इसे ले जाएगी। फिर यही इंतजाम किया गया। स्टेपल्टन की मेहमान नवाजी की अपील को ठुकराते हुए होम्स और मैं बेस्करविल हॉल चले गए। स्टेपल्टन अकेला ही रह गया। पीछे मुड़कर हमने देखा कि वो धीरे धीरे वापस जा रहा था और उसके पीछे उस आदमी का शव था जिसका इतना दर्दनाक अंत हुआ था। होम्स ने लौटते हुए कहा, शायद आखिरकार ये हमारे चंगुल में फंस ही गया। कितना ढीठ है ये आदमी। ये देखकर वो निराशा से सुन्न पड़ गया होगा कि कोई दूसरा उसकी चाल का शिकार हो गया है। मैंने लंदन में भी कहा था वॉटसन, और अब भी कहता हूं कि इस बार दुश्मन हमारी ही टक्कर का है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि उसने तुम्हें देख लिया, मैंने कहा। शुरू में तो मुझे भी हुआ था, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। तुम्हें क्या लगता है, अब जब उसे तुम्हारे यहाँ होने के बारे में पता चल गया है तो क्या वो कोई नई चाल चलेगा? अब वो पहले से ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा या फिर हड़बड़ाकर कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठेगा। एक चालाक अपराधी की तरह उसे अपनी चालाकी पर घमंड भी होगा और वो सोचेगा कि उसने हमें अच्छी तरह पागल बना दिया है। तो हम उसे फौरन गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, मैंने कहा। माय डियर वॉटसन, तुम हर काम फटाफट करना चाहते हो, लेकिन मान लो अगर हमने उसे आज गिरफ्तार कर लिया होता तो उससे हमें क्या फायदा होता? हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। वही तो उस दुष्ट की चालाकी है। अगर वो किसी और के साथ मिलकर ये खेल खेल रहा होता तो हमें सबूत मिल जाता, लेकिन अगर हम इस कुत्ते को सबूत के तौर पर पेश करेंगे तो हम उस दुष्ट के गले में फांसी का फंदा कभी नहीं डलवा सकेंगे। लेकिन क्यों? क्या हमारे सामने पूरा केस नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे सामने कोई ठोस सबूत नहीं है। सिर्फ तुक्कों के ऊपर हम केस नहीं बना सकते। ऐसी कहानी और ऐसे सबूतों से तो कोर्ट में हमारी बहुत खिल्ली उड़ेगी। सर चार्ल्स की मौत के बारे में तो सबको मालूम है। वो मरा हुआ पाया गया था, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। हम दोनों जानते हैं कि वो दहशत की वजह से मरा था, और हम ये भी जानते हैं कि उसे दहशत किस वजह से हुई थी। लेकिन हम उन 12 जजों को ये बात कैसे बताएंगे? शिकारी कुत्ते का कोई सबूत है क्या? उसके दांतों के निशान कहाँ हैं? सभी जानते हैं कि शिकारी कुत्ता मरे हुए आदमी को नहीं काटता, और सर चार्ल्स की मौत कुत्ते के उस तक पहुंचने से पहले ही हो गई थी। हमें ये सब कुछ साबित करना होगा, और आज हम ये साबित नहीं कर सकते। और आज रात जो हुआ है वो? मैंने पूछा। आज रात की घटना के लिए भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज भी इस आदमी की मौत का शिकारी कुत्ते से कोई वास्ता नहीं दिखाई पड़ता। हमने भी किसी कुत्ते को नहीं देखा। हमने उसकी आवाज सुनी थी, पर हम ये साबित नहीं कर सकते कि कुत्ता उसके पीछे पड़ा था। उसका कोई मकसद नजर नहीं आता। हमको अभी ये मानकर ही चलना होगा कि फिलहाल हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, और हमें हर हाल में सबूत जुटाकर इस केस को मजबूत करना होगा। और ऐसा तुम कैसे करोगे? जब मिसेस लॉरा लियोन्स के सामने सारी बातें रखी जाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारे हाथ में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर आएगी, और फिर मेरी अपनी भी कुछ योजना है। मुझे उम्मीद है कि कल का दिन पूरा होते होते उस पर शिकंजा पूरी तरह कस चुका होगा। इसके आगे मुझे और कुछ नहीं सूझा, और होम्स भी सोच में डूबा रहा। हम बेस्करविल पहुंच गए। क्या तुम अंदर आ रहे हो? मैंने पूछा। हाँ, अब मुझे छिपने की कोई वजह नहीं दिखाई देती, लेकिन ध्यान रहे वॉटसन, सर हेनरी से शिकारी कुत्ते के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना है। उसे यही मानने दो कि सेल्डन की मौत वैसे ही हुई है जैसे स्टेपल्टन बता रहा है। जैसा तुमने बताया कि कल हेनरी इन लोगों के साथ डिनर करेगा, सब कुछ कल ही सामने आ जाएगा। मैं भी डिनर के लिए जाऊंगा?
नहीं, तुम मना कर देना और उसे अकेले ही जाने देना। और चलो, अब हम भी खाना खा लेते हैं। शर्लॉक होम्स को देखकर सर हेनरी को ताज्जुब कम और खुशी ज्यादा हुई, क्योंकि कुछ दिनों की घटनाओं से उसे उम्मीद थी कि वो लंदन से जरूर आएगा। उसे इस बात पर हैरानी जरूर हुई कि मेरा दोस्त ना अपने साथ कोई सामान लाया था और ना ही बता रहा था कि सामान क्यों नहीं लाया। हम लोगों ने उसकी जरूरतें पूरी कर दी और फिर देर से खाना खाते हुए हमने सर हेनरी को उतनी बातें बताई जितनी जरूरी थी। पर उससे पहले हमें सेल्डन की मौत की खबर बैरीमोर और उसकी बीवी को देनी पड़ी। बैरीमोर को तो ये जानकर सुकून मिला, पर उसकी बीवी मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पूरी दुनिया के लिए वो राक्षस था, वहशी था, पर उसके लिए वो अब भी वही जिद्दी बच्चा था जिसे उसने बचपन में पाला पोसा था, जो उसकी बाहों में झूलता था। वास्तव में वही आदमी वहशी माना जाएगा जिसकी मौत पर रोने वाली एक भी औरत ना हो। हेनरी ने कहा, सुबह से जब से वॉटसन गया है, मैं यूं ही घर में चहलकदमी कर रहा हूं। मुझे कुछ तो शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपना वादा निभाया है। अगर हमने ये तय नहीं किया होता कि मैं अकेले घूमने नहीं जाऊंगा, तो मेरी शाम में कुछ रंगीनी आ जाती, क्योंकि स्टेपल्टन ने मुझे बुलाने का संदेश भेजा था। होम्स ने बड़े ही रूखेपन से कहा, मुझे कोई शक नहीं कि तुम्हारी शाम रंगीन होती, पर शायद तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हम अभी अभी इस बात का गम मनाकर आए हैं कि तुम्हारी गर्दन टूट गई है। सर हेनरी की आंखें फट गईं। क्या मतलब? कैसे? वो बेचारा तुम्हारे कपड़े पहने हुए था। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा नौकर पुलिस के चक्कर में ना पड़ जाए। ये नहीं हो सकता, उन कपड़ों पर कोई निशान नहीं थे शायद। तुम सबने एक अपराधी का साथ देकर गैर कानूनी काम किया है। एक जिम्मेदार जासूस होने के नाते मुझे तुम सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वॉटसन से मुझे सारी जानकारी मिल चुकी है। पर मामला क्या है? सर हेनरी ने कहा, क्या तुमसे ये गुत्थी सुलझ पाई है? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मैं सारा मामला सुलझा दूंगा। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल और पेचीदा किस्सा था। अभी भी कई मुद्दों का पर्दाफाश होना बाकी है, लेकिन फिर भी पूरा मामला सुलझने में अब ज्यादा देर नहीं है। होम्स की ये बात सुनकर सर हेनरी ने कहा, जैसा वॉटसन ने तुम्हें बताया ही होगा, हमें एक अनुभव तो हो ही चुका है। हमने बियाबान में शिकारी कुत्ते की आवाज सुनी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये कोरा अंधविश्वास तो नहीं है। जब मैं पश्चिम में था तो कुत्तों से मेरा काफी ताल्लुक रहा है और मैं उनकी आवाजें अच्छी तरह पहचानता हूँ। अगर तुम उसका मुंह बांधकर जंजीरों में जकड़ दो तो मैं तुम्हें वास्तव में सबसे बड़ा जासूस मान लूंगा। उसकी बात सुनकर होम्स ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसका मुंह बांधकर उसे जंजीरों में जकड़ सकता हूं। तुम मुझसे जो भी करने को कहोगे मैं करूंगा, सर हेनरी ने कहा। बहुत बढ़िया, और मैं ये भी चाहूंगा कि तुम इसकी वजह पूछे बिना आंखें मूंद कर हर वो काम करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, सर हेनरी ने कहा। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो हमारी मुश्किल समस्या के हल होने की संभावना बढ़ जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं है। बोलते बोलते अचानक होम्स रुक गया और हवा में मेरे सिर के ऊपर ताकने लगा। लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो इतने गौर से देख रहा था कि वो चौकन्नेपन की मूर्ति जान पड़ रहा था। क्या हुआ? हम दोनों चिल्ला पड़े। जैसे ही उसने नीचे देखा, मैं समझ गया कि वो अपने मन में उठते ख्यालों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसका चेहरा अब भी शांत था, पर उसकी आंखों में हंसी की चमक थी। सामने की दीवार पर लगे चित्रों की ओर इशारा करते हुए वो बोला, माफ करना, लेकिन इन तस्वीरों की दाद दिए बिना मैं नहीं रह सकता। वॉटसन नहीं चाहता कि मैं किसी भी कला के बारे में जानकारी रखूं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो मुझसे जलता है। इस विषय पर हमारे नजरियों में फर्क है। ये सारे ही चित्र वास्तव में बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरे मित्र को थोड़ी हैरानी से देखता हुआ सर हेनरी बोला, मैं झूठा दिखावा नहीं करता कि मैं कला के बारे में बहुत जानकारी रखता हूँ। मुझे घोड़ों के बारे में काफी जानकारी है। मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इन बातों के लिए भी समय निकाल लेते हो। कोई भी अच्छी चीज देखते ही मैं समझ जाता हूँ, और अब भी मैं ऐसी ही सुंदर चीज देख रहा हूँ। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि नीले रेशमी कपड़ों वाली महिला नेलर परिवार की है और वो हट्टा कट्टा विग पहने हुए पुरुष रेनॉल्ड परिवार से रिश्ता रखता है। ये शायद परिवार की ही तस्वीरें हैं। हाँ, यहाँ लगी सारी तस्वीरें परिवार के ही सदस्यों की हैं। क्या तुम इनके नाम जानते हो, सर हेनरी? बैरीमोर ने मुझे इनके बारे में काफी कुछ बताया है और मेरे ख्याल से मुझे काफी बातें समझ भी आ गई हैं।
जिस सज्जन ने टेलीस्कोप हाथ में लिया हुआ है उसका क्या नाम है? वो रियर एडमिरल बास्करविल है, जो वेस्ट इंडीज में रॉडनी के साथ काम कर चुका है। नीले कोट और हाथ में कागज लिए सर विलियम बास्करविल है, जो पिट के नीचे हाउस ऑफ कॉमन की कमेटी का चेयरमैन था। और मेरे सामने काली शनील और लेस वाली तस्वीर में, हाँ, उसके बारे में जानने का तुम्हें पूरा हक है। वही सारी काली करतूतों की जड़ है। वो है दुष्ट ह्यूगो, जिसने बास्करविल के शिकारी कुत्तों की कहानी शुरू की थी। उसे हम नहीं भूल सकते। मैंने कुछ दिलचस्पी से और कुछ आश्चर्य से उस तस्वीर की ओर देखा। होम्स ने कहा, अरे बाप रे, ये तो बड़ा दब्बू किस्म का लग रहा है। मैंने तो सोचा था कि ये हट्टा कट्टा और दबंग किस्म का होगा, लेकिन इसकी आंखों से दुष्टता झलक रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये वही है, क्योंकि कैनवास के पीछे इसका नाम और 1647 की तारीख लिखी हुई है। इससे आगे होम्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उस तस्वीर की ओर ताकता रहा। बाद में जब सर हेनरी अपने कमरे में चला गया, तब मेरी समझ में आया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हम वापस खाने के हॉल में आए। होम्स के हाथ में मोमबत्ती थी, जिसकी रोशनी को उसने उस चित्र पर टिका दिया। क्या तुम्हें वहां पर कुछ नजर आ रहा है? उसने मुझसे पूछा। मैंने उस चौड़े हैट, घुंघराली लट, सफेद लेस की कॉलर और सख्त चेहरे की ओर देखा। ये चेहरा देखने में क्रूर नहीं था, लेकिन कठोर, सख्त और पतले होठों वाला था। उसकी आंखों में एक ठंडापन था। क्या ये चेहरा तुम्हारे किसी जानकार से मिलता जुलता है? इसका जबड़ा कुछ कुछ सर हेनरी जैसा है, मैंने कहा। अच्छा, एक मिनट रुको, होम्स ने बड़े ही मजेदार स्वर में कहा, और उसके बाद वो कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया। बाएं हाथ में मोमबत्ती थामकर उसने दाएं हाथ से चौड़े हैट और घुंघराली लट को ढक दिया। अचंभे से मैं चिल्ला उठा, बाप रे! मेरे ठीक सामने कैनवास पर स्टेपल्टन का चेहरा झांक रहा था। देखा वॉटसन, मेरी आंखें चेहरों को पहचानती हैं, हैटों और लटों को नहीं। एक जासूस को बदले हुए वेश को भी पहचानना आना चाहिए। लेकिन ये तो कमाल हो गया, ये तो जैसे उसी की तस्वीर है। मैं बुरी तरह से हैरानी में डूबा हुआ था। हाँ, किसी भी खानदान की तस्वीरें देखकर पुनर्जन्म में विश्वास होने लगता है। ये आदमी शर्तियाब बास्करविल खानदान का ही है, और इसीलिए वो जायदाद हड़पने के मंसूबे बना रहा है, मैंने कहा। बिल्कुल, इस तस्वीर के जरिए हमको इस केस की एक जरूरी कड़ी मिल गई है। हमने उसे खोज लिया है वॉटसन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल रात तक वो अपनी तितलियों की ही तरह असहाय हमारे जाल में फड़फड़ाता हुआ मिलेगा। एक पेन और एक कार्ड के जरिए हमारे बेकर स्ट्रीट के म्यूजियम में एक और अजूबा शामिल हो जाएगा। तस्वीर के सामने से हटता हुआ वो बुरी तरह से हंस पड़ा। मैं उसको इस तरह से हंसते हुए बहुत ही कम सुनता हूँ, लेकिन जब भी वो इस तरह से हंसा है, किसी न किसी के लिए इसका अंजाम बहुत खतरनाक हुआ है। इससे आगे की कहानी के लिए सुनिए हाउंड ऑफ बास्करविल का भाग 5।